प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी एक्सरसाइज 3.3 पर है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, आप गूगल पे जाइए, स्मिरू ठाकुर सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं उसका जो युग्म है उसको हल करने के लिए चार विधियाँ होती है। प्रश्नावली जो 3.2 है उसमें हमने ग्राफ विधि पढ़ी थी, और अब हम दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बताने से पहले जैसे फुटबॉल का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल एक गेम है जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और अगर कोई 12वां खिलाड़ी अगर अंदर आ रहा हो तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है, 12वां खिलाड़ी अंदर आता है और जो खिलाड़ी जिसकी जगह पे वो आया वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो विधि है ये भी वैसी ही है, फुटबॉल के खेल की तरह ही। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई समीकरण युग्म है x जमा वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 4, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। तो इसको कई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आप कर पाएंगे तो आप कोई भी तरीका उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाके। तो x आ जाएगा 10 माइनस वाई, इसको हम समीकरण 3 रख लेते हैं। अब ये जो x का मान हमने निकाला समीकरण 1 से, इसको हमने रखना है समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रख देना है। अब तो 2 में रख देंगे x का मान, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 10 माइनस वाई बराबर है 4। अब इसको हमने हल करना है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 वाई बराबर है 4। 10 को दूसरी तरफ ले जाइए, 4 में से 10 माइनस किया रह जाएंगे -6, और -2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो y आ जाएगा -6 बटा -2, मतलब y 3 के बराबर आ जाएगा। अब एक चर का हमने मान निकाल दिया है। अब इस चर का जो मान है, आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में या 3 में, आपका x का मान निकल जाएगा। पर सबसे बढ़िया है कि अगर आप इसको समीकरण 3 में रखें। तो समीकरण 3 में इसलिए रखेंगे हम क्योंकि उससे x का मान एकदम से निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x आ जाएगा 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 कितना होता है, 7। तो x आ जाएगा 7। अतः ये जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, इनका हल है x 7 और y 3। तो इसी तरीके से हम ये पूरी प्रश्नावली करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे, जिसमें आपको समीकरण युग्म दिए हैं x जमा वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तो 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, x आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब ये जो x का मान आया इसको समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा, 14 माइनस वाई बराबर है 4। इसका मतलब 14 माइनस 2y बराबर है 4, और माइनस 2y आ जाएगा 4 माइनस 14, मतलब -10। तो y आ जाएगा -10 बटा -2, मतलब 5। अब ये y का जो मान है ये हमने किस समीकरण में रखना है, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x आ जाएगा 14 माइनस 5, और 14 में से 5 माइनस किए रह जाते हैं 9, तो x आ गया 9। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल है x 9 और y 5। वैसे ही चलते हैं इसके दूसरे भाग पे। तो इस दूसरे भाग में पहला समीकरण दिया हुआ है जिसमें दो चर है s और t, तो s माइनस टी बराबर है 3। अब जो दूसरा इसमें युग्म दिया हुआ है ये साधारण समीकरण की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्न है। तो ये भिन्न हटाने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, और वो आसान तरीका है कि आप कोई ऐसा अंक सोचिए जिससे गुणा करने पर ये भिन्न हट जाए। तो वो वैसा अंक कौन सा है, 3 से अगर गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 ही हटेगा,
2 से गुणा करेंगे सिर्फ 2 ही हटेगा, लेकिन अगर 6 से गुणा करें, क्योंकि 3 दूने 6 होते हैं, तो ये पूरे अंक हट जाएंगे नीचे वाले। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं इसको। तो 6 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2s और यहाँ पर रह जाएगा 3t, और यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब पहले समीकरण से हम s का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से s आ जाएगा 3 जमा t। अब ये जो s का मान आया, इसको हमने समीकरण 2 में रखना है। तो s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण 2, 2 गुणा 3 जमा t जमा 3t बराबर 36। अब इस 2 को अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 को t से गुणा किया गया 2t, तो 6 जमा 2t जमा 3t बराबर 36। अब 3t और 2t हो जाएंगे 5t, और 36 में से 6 माइनस किए तो रह जाएंगे 30, और t आ जाएगा 30/5, और t 30/5 होता है 6 के बराबर। तो पहला चर हमने निकाल दिया। अब ये t का मान हमने समीकरण किस में रखना है, 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा 3 जमा 6, और 3 जमा 6 कितना होता है, 9। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल है s 9 और t 6। वैसे ही तीसरा प्रश्न, इसमें जो युग्म दिए हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो एक समीकरण से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, y को दूसरी तरफ ले जाइए, 3x आ जाएगा 3 जमा वाई, और x आ जाएगा 3 जमा वाई बटा 3। तो ये रख दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब 3 में से x का मान 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा, 9 गुणा 3 जमा वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब 3 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 3 एकम 3 होते हैं और 3 तिये 9 होते हैं। और इस 3 को आप अंदर गुणा कर लीजिए, 3 तिये 9 हो जाएंगे, और 3 गुणा y 3y हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 9 जमा 3y माइनस 3y बराबर 9। और 3y से 3y कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 9 बराबर 9। तो आप देख रहे हैं कि इसमें x के मान पर y का कोई मान नहीं निकला, लेकिन 9 9 के बराबर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, ये किस स्थिति में आएगा आपके पास कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ये उसी स्थिति में आएगा जब आपके पास जो दोनों समीकरण दिए हैं वो समपाती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें इस समीकरण को, तो आप a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 देखें तो उन सब का मान बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, और समपाती रेखाओं के केस में ही आपको इस तरह का लेफ्ट हैंड साइड मतलब वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको समीकरण देख के भी पता चल जाना चाहिए कि कैसे समीकरण है, कैसी रेखाएं बनेगी, समपाती बनेंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। तो वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो चौथा भाग, इसमें आपको समीकरण दिए हैं 2। पहला है 0.2x जमा 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा है 0.4x जमा 0.5y बराबर 2.3। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास भिन्न हो तो भिन्न को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा अंक सोचिए जिससे गुणा करने पर भिन्न हट जाए। तो इस पूरे समीकरण को अगर हम पहले को 10 से गुणा करें तो भिन्न हट जाएगी, क्योंकि 0.2 का मतलब है 2/10, 0.3 का मतलब है 3/10, और 1.3 का मतलब है 13/10। वैसे ही ये जो दूसरा समीकरण है इसको भी 10 से गुणा करें दोनों तरफ तो भिन्ने हट जाएगी और बिल्कुल साधारण आपके पास समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करने पर आपके पास बिल्कुल साधारण समीकरण बन जाएगा, 2x जमा 3y बराबर 13 और 4x जमा 5y बराबर 23। अब आप समीकरण 1 से x का मान ले लीजिए। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, 2x बराबर है 13 माइनस 3y, 3y को दूसरी तरफ लेंगे, और x बराबर है 13 माइनस 3y बटा 2।
अब ये x का मान आपने समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा, 4 गुणा 13 माइनस 3y बटा 2 जमा 5y बराबर है 23। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, ये कट जाएगा। और 2 को आप अंदर गुणा कर लीजिए। तो 2 को जब आप अंदर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 13 गुणा 2 होते हैं 26, 2 3 होते हैं 6, तो 26 माइनस 6y जमा 5y बराबर है 23। अब 5y में से 6y माइनस किए तो रह जाएगा माइनस y, और 23 में से 26 माइनस किए तो रह जाएगा माइनस 3। इसका मतलब y 3 के बराबर है। अब y का मान हमने समीकरण में रखना है। किस समीकरण में? समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3 गुणा 3, क्योंकि y हमने 3 लिया, बटा 2। अब 3 3 होते हैं 9, तो 13 माइनस 9 बटा 2, और 13 में से 9 गए रह गए 4, और 4 बटा 2 कितना होता है 2, तो x आ जाएगा 2। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल है x 2 और y 3। वैसे ही चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अब इसमें दिया है √2x जमा √3y बराबर है 0, और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर है 0। पहले समीकरण से x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से वर्गमूल 2x आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3y, और x आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, क्योंकि इस तरफ आके भाग हो जाएगा y। अब ये जो समीकरण 3 में x का मान है, इसको हमने समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2y माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा किया तो आ जाएगा 3, और माइनस का चिन्ह, तो माइनस 3 बटा √2y माइनस √8y बराबर है 0। अब आप माइनस y कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में वह निष्ठ निकाल लीजिए, तो अंदर बच जाएगा 3 बटा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 8 बराबर है 0। अब ये जो पूरी रकम है, इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगी, क्योंकि इस तरफ गुणा हो रही है, दूसरी तरफ 0 से भाग हो जाएगी तो 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब y आ जाएगा आपके, माइनस y आ जाएगा 0, और माइनस y 0 होने का मतलब है कि y भी आपका 0 आ जाएगा। अब इस y का मान आपने समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपके पास आ जाएगा x बराबर है माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 गुणा 0, और 0 से किसी को भी गुणा करें तो क्या आ जाएगा, वो 0। अतः x आपका 0 आ गया। तो इसके मान दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है वो है x भी 0 और y भी 0। वैसे ही इसके अगले भाग पे, छठे भाग पे चलते हैं। तो ये जो छठा भाग है, इसमें आपके पास समीकरण दिए हैं 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है माइनस 2, और x बटा 3 जमा y बटा 2 बराबर है 13 बटा 6। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये भिन्नें हट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं पहले समीकरण को। तो 6 से जब गुणा करेंगे तो 2 3 6, 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 9x। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6 और 2 पंजे 10, आ जाएगा माइनस 10y, और 6 से माइनस 2 को गुणा किया तो आ जाएगा माइनस 12। वैसे ही नीचे जब 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x जमा 3y बराबर है 13। तो ये अब आपके पास दो साधारण समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान आ जाएगा 9x आ जाएगा माइनस 12 जमा 10y, और x आ जाएगा माइनस 12 जमा 10y बटा 9। तो ये बन गया आपके पास समीकरण 3। अब ये जो x का मान है ये आपने समीकरण 2 में रखना है। तो 2 में रख लीजिए तो क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2, 2 गुणा x की जगह रख दिया माइनस 12 जमा 10y बटा 9 जमा 3y बराबर है 13। अब यहाँ पर दोबारा से भिन्न आ गई है, तो इस भिन्न को हटाने के लिए 9 से गुणा कर लीजिए पूरे समीकरण को, ये भिन्न हट जाएगी। तो 9 से आप इस पूरे समीकरण को गुणा कर लीजिए। तो जब यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा,
और अंदर बच जाएगा 2 गुणा -12 जमा 10y। अब यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 हो जाएगा 27, तो 27y। और 13 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 117, 13 9 117 होते हैं। अब इस 2 को अंदर गुणा कर लीजिए, 12 दूने 24 -24, और 2 गुणा 10y हो जाएगा 20y जमा 27y बराबर है 117। अब 20y और 27y होते हैं 47y, और 117 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 141। तो y आ जाएगा 141/47, और 141/47 होता है 3 के बराबर, क्योंकि 47 3 141 होते हैं, तो y आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा -12 जमा 10 गुणा 3/9। अब 10 गुणा 3 होते हैं 30, 30 में से 12 गए रह जाते हैं 18, तो x आ जाएगा 18/9, और 9 दूने होते हैं 18, तो x आ जाएगा 2। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल है x बराबर है 2 और y बराबर है 3। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें दोबारा से आपके पास 2 समीकरण युग्म दिए हैं, उनको हल करना है और उससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर है mx जमा 3 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये 2 समीकरण युग्म से x और y का मान निकालना है। उसके बाद x और y का मान इस तीसरे समीकरण में पुट करेंगे लास्ट में। तो हमारे पास जो समीकरण युग्म दिए हैं वो है 2x जमा 3y बराबर है 11, और दूसरा 2x माइनस 4y बराबर है -24। अब समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से x का मान कितना आ जाएगा, 11 - 3y/2। और अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख लीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, 2 गुणा 11 - 3y/2 -4y बराबर है -24। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास समीकरण बच जाएगा 11 - 3y -4y बराबर है -24। -3y और -4y होते हैं -7y, और -24 और -11 हो जाएंगे -35, तो -7y हो जाएगा -35, और y आ जाएगा -35 बटा -7, मतलब y आ जाएगा आपके पास 5। तो ये जो y का मान है, y 5 आ गया, इसको समीकरण 3 में रख देंगे हम। तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो आ जाएगा x बराबर है 11 - 3 गुणा 5/2। अब 5 3 होता है 15, 11 में से 15 माइनस किए तो रह जाएगा -4, तो -4/2। 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और x आ जाएगा -2। तो हमारे पास x और y के मान आ गए, x -2 और y 5। अब हमने क्या करना है, ये मान पुट करने इस समीकरण में, और इस समीकरण में जैसे ही हम x और y का मान पुट करेंगे तो m आपका निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, y बराबर है mx जमा 3 में x और y का मान रखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, y है 5, x है -2, तो -2m जमा 3। अब m निकालना है तो 3 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो -2m आ जाएगा 2 के बराबर, और m आ जाएगा 2/-2 मतलब -1 के बराबर। तो हमने m का वह मान ज्ञात कर लिया। वैसे ही तीसरा प्रश्न, इसका पहला भाग, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब पहला भाग है तीसरे का कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो क्या चीज़ दी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका मतलब जो x है वो 3 गुना y है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर है 3y। ये आपका समीकरण 1 आ गया। वैसे ही दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब जब हम इनको माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर है 26। ये आपका रैखिक समीकरण युग्म आ गया। अब आप देख सकते हैं x का मान ऑलरेडी इसमें है, x बराबर है 3y, तो इसलिए समीकरण 1 से x का अलग से मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से x का मान आप 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा,
3y माइनस वाई बराबर है 26। अब 3y में से y माइनस किए रह जाएंगे 2y, तो 2y 26 के बराबर आ जाएगा और y आ जाएगा 26/2 मतलब 13 के बराबर। अब y आपका निकल गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा 3 गुणा y मतलब 3 गुणा 13 और x आ जाएगा 39। इसका मतलब x है 39। अब x और y क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। अतः पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39 है। वैसे ही अगले भाग पे चलते हैं। इसके दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना जो बड़ा कोण है वो x है और छोटा कोण है वो y है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या दी है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो मतलब x y से 18 अधिक है। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। वैसे ही दोनों कोण संपूरक है, तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों को अगर जमा करेंगे तो 90 आएगा। तो इसलिए x जमा संपूरक है, सॉरी, तो दोनों कोणों का योग 180 आएगा। तो x जमा y आ जाएगा आपका 180। ये आपका समीकरण 2 आ गया। तो संपूरक कोण में कोणों का योग 180 होता है, पूरक कोणों में कोणों का योग 90 होता है। तो ये दो समीकरण आ गए अब आपके। अब समीकरण 1 में आपका x का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से x का मान सीधे समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा? y जमा 18 जमा y बराबर है 180। अब y जमा y हो गए 2y और 180 में से 18 माइनस कर लीजिए तो 2y आ जाएगा 162 और y आ जाएगा 162/2 और 162/2 होता है 81। तो y आपका 81 आ गया। अब y का मान आपने समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? x बराबर है 81 जमा 18 और 81 में 18 आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 99। तो x और y दोनों निकल गए हैं और वो क्या है? बड़ा कोण और छोटा कोण। अतः बड़ा कोण है 99, बड़ा कोण है 81 डिग्री और छोटा कोण है आपका 99 डिग्री। बड़ा कोण आपका x है, अच्छा उल्टा कर दिया ये, यहाँ पर बड़ा कोण है 99 डिग्री, यहाँ पर बड़ा कोण आ जाएगा आपके पास 99 डिग्री और छोटा कोण आ जाएगा आपके पास 81 डिग्री। तो ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर मैंने, इसको करेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री आपका आ जाएगा। वैसे ही चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो जो अगला भाग है वो है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपये और एक गेंद का मूल्य है y रुपये। अब 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3800 रुपये में। तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है, और 6 गेंदों का मूल्य हो गया 6y और इन दोनों का मूल्य है 3800 रुपये। ये आपकी पहली शर्त दी हुई है। वैसे ही दूसरी शर्त आ जाएगी 3x जमा 5y बराबर है 1750। अब ये आपके पास दो समीकरण आ गए जिनको आपने हल करना है। तो समीकरण 1 से आप क्या कर लेते हो? x का मान निकाल लेते हो। तो x कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बटा 7। तो x आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। तो समीकरण 3 जो ये आया, इससे x का मान आपने समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा? 3 गुणा 3800 माइनस 6y बटा 7 जमा 5y बराबर है 1750। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से भिन्न आ गई 7। तो क्या कर लीजिए? पूरे समीकरण को 7 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 गुणा 3800 माइनस 6y। यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35, तो 35y। और यहाँ पर 1750 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12250। अब 3 को अंदर गुणा कर लीजिए, 3800 गुणा 3 होते हैं 11400
3 को -6 से गुणा किया, आ गया -18y जमा 35y बराबर है 12,250। अब 35y में से 18y माइनस किए रह गए 17y, और 12,250 में से 11,400 माइनस किए तो रह गया 850, और y आ जाएगा 850/17। तो 850 को 17 से भाग करेंगे तो y आपके पास 50 आ जाएगा। तो y का मान हमने समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x आ जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा 50/7। 50 गुणा 6 होते हैं 300, और 3800 में से 300 माइनस किए रह जाएंगे 3500, 3500। उसको 7 से भाग करेंगे तो x आ जाएगा 500। अतः एक बल्ले का मूल्य, क्योंकि x क्या था आपका बल्ले का मूल्य, वो है 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। वैसे ही चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो जो अगला भाग है चौथा भाग है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम क्या मान लेते हैं कि एक नियत भाड़ा है, तो हम मान लेते हैं पहले कि नियत भाड़ा जो है, जो निश्चित भाड़ा है वो है x रुपये, और 1 किलोमीटर का किराया हम मान लेते हैं वो है y रुपये। तो पहली शर्त के अनुसार आपको क्या दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 150 रुपये। इसका मतलब x तो लगेगा ही लगेगा सब में। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y होगा। तो x तो हमेशा किराया लगेगा ही लगेगा। तो x जमा 10y किसके बराबर है, 105 के बराबर। वैसे ही दूसरी शर्त के अनुसार x तो उसमें आएगा ही आएगा, 15 किलोमीटर के लिए 15y आएगा, तो इसका मतलब x जमा 15y है 155 के बराबर। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो y को उस तरफ ले जाइए तो 105 माइनस 10y आ जाएगा। ये आ गया समीकरण 3। अब ये जो x का मान है इसको आप समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 2 में रख लेंगे तो x की जगह आ गया 105 माइनस 10y जमा 15y बराबर है 155। 15y में से 10y माइनस किए तो रह जाएंगे 5y, और 155 में से 105 माइनस किए तो रह जाएगा 50। 5y 50 के बराबर आ गया, इसका मतलब y 10 के बराबर आ जाएगा। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x आ जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 10। अब 10 गुणा 10 होते हैं 100, और 105 में से 100 माइनस किए तो आ जाएगा 5। तो अतः x आ जाएगा 5। अब ये x और y क्या है, टैक्सी का निश्चित किराया और 1 किलोमीटर का किराया। अतः टैक्सी का जो निश्चित किराया है वो है 5 रुपये, वो लगना ही लगना है, और 1 किलोमीटर का किराया जो है वो है 10 रुपये। अब हमें पूछा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया लगेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो किराया लगेगा वो लगेगा 10 जमा 25 गुणा 5। इसका मतलब अब 5 तो लगेगा ही लगेगा हमेशा किराया, 25 किलोमीटर के लगेगा 25 गुणा 10, तो 25 गुणा 10 हो गए 250, और 250 और 5 हो गए 255। तो अतः 255 रुपये किराया 25 किलोमीटर के लिए लगेगा। वैसे ही अब अगला प्रश्न है, इसका अंतिम प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है, तो भिन्न क्या आ जाएगी, x/y। तो ये जो भिन्न है आपके पास x/y। अब आपके पास पहली स्थिति में क्या दिया है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। तो x में भी 2 जोड़ दीजिए, y में भी 2 जोड़ दीजिए, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, 9/11। तो x जमा 2/y जमा 2 बराबर है 9/11। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 को इस तरफ गुणा कर लीजिए तो 11x जमा 22 हो जाएगा। y जमा 2 को इस तरफ गुणा कर लीजिए तो 9y जमा 18 हो जाएगा। अब 9y को दूसरी तरफ ले जाइए, 22 को इस तरफ ले आइए, तो 11x माइनस 9y आ जाएगा आपके पास -4 के बराबर।
तो ये पहली शर्त से आपके एक समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त क्या है, अंश और हर दोनों में आप 3 जोड़ दो, मतलब x जमा 3 बटा y जमा 3, तो भिन्न क्या हो जाएगी 5 बटा 6। इसको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x जमा 6 3 18 और 5y जमा 15। इस 5y को इस तरफ ले आइए तो बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर है 18 को दूसरी तरफ ले गए तो -3। अब ये दो समीकरण है, इनको हमने हल करना है। तो पहले समीकरण से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 11x आ जाएगा -4 जमा 9y और x आ जाएगा -4 जमा 9y बटा 11। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान आपने समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा आपका 6 गुणा -4 जमा 9y बटा 11 -5y बराबर है -3। दोबारा से आपके पास भिन्न आ गई, हर में आपके 11 है, तो आप क्या करो पूरे समीकरण को 11 से गुणा कर लो। तो पूरे समीकरण को 11 से जब गुणा करेंगे तो जब यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, अंदर बच जाएगा 6 गुणा -4 जमा 9y। अब 11 को 5y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55y माइनस का चिन्ह, और 11 को -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -33। अब इसको अंदर गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24 -24 6 9 54, तो 54y माइनस 55y बराबर है -33। 54y में से 55y माइनस किए तो रह जाएगा -y, और -24 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -33 और 24 होते हैं -9, तो y आ जाएगा आपके पास 9। अब y का मान जो है आपने यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -y बराबर है -9, तो y का मान इसमें -y -9 के बराबर आ जाएगा, और y आपका 9 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब y आपका 9 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो y का मान है ये आपने रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 क्या बन जाएगा, -4 जमा 9 गुणा 9 बटा 11। अब 9 9 होते हैं 81, तो -4 जमा 81 बटा 11, 81 में से 4 गए रह जाएंगे 77, तो 77 बटा 11, और 77 बटा 11 किसके बराबर होता है 7 के बराबर, तो x आ जाएगा आपका 7 के बराबर। अतः भिन्न जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7 बटा 9। तो भिन्न क्या आ जाएगी आपके पास, तो इसका मतलब वो जो भिन्न थी वो 7 बटा 9 आ जाएगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आप जब भी उत्तर निकालते हो तो उत्तर को प्रश्न में भी देख लीजिए करके कि क्या वो प्रश्न सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, आपकी अपने आप ही क्या हो जाएगी उसमें जांच हो जाएगी। तो इसी के साथ जो एक क्वेश्चन बचता है लास्ट, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जो जैकब की आयु है वो x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी, तो 5 वर्ष पूर्व देखेंगे हम। 5 वर्ष पूर्व, अच्छा पहले 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x जमा 5 और उसके पुत्र की आयु y जमा 5। तो जैकब की आयु जो है वो 3 गुनी है, तो मतलब 3 गुणा y जमा 5। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3y जमा 15, तो x जमा y बराबर है 3y जमा 15। 3y को इस तरफ ले आइए तो x माइनस 3y आ जाएगा आपका 10 के बराबर। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर है 7 गुणा y माइनस 5। तो 7 को अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस 5 आएगा 7y माइनस 35। 7y को इस तरफ ले आइए तो x माइनस 7y आ जाएगा माइनस 30, क्योंकि माइनस 5 जब इस तरफ गया तो प्लस हो गया, माइनस 35 और प्लस 5 होते हैं माइनस 30। अब ये दो समीकरण आ गए, इनको हमने हल करना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से x का मान जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10 जमा 3y
अब इसको हमने समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह आ जाएगा 10 जमा 3y माइनस 7y बराबर है माइनस 30। अब 3y में से 7y माइनस किए तो रह जाएगा माइनस 4y, और माइनस 30 और माइनस 10 हो गए माइनस 40, और y आ जाएगा माइनस 40 बटा माइनस 4, और माइनस 40 से जब माइनस 4 को भाग करेंगे तो y आ जाएगा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो उससे x का मान आ जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 जमा 3 गुणा 10, और 10 3 होते हैं 30, 30 और 10 होते हैं 40, तो x आ गया 40। तो यही तो जैकब और उसके पुत्र की आयु है। तो जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।